यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी थी? ऑप्टिक्स। यूनिट नंबर 6 है और यूनिट क्या थी? ऑप्टिक्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रियल डेप्थ, एंड अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ है क्या? सबसे पहले ये देखो, ए वाटर टैंक अपीयर्स शैलोअर, मतलब एक पानी का टैंक है, जितना वो गहरा है उतना गहरा वो दिखाई नहीं देता। मतलब अगर उसमें पानी नहीं है तो जितना वो गहरा है इतना गहरा दिखाई देगा जितना है एक्चुअल में। लेकिन अगर उसमें पानी नहीं है तो जितना वो गहरा है उतना एक्चुअल में गहरा दिखाई नहीं देगा, उसकी गहराई कम होगी। मतलब इसमें पानी डाल दिया तो इसकी जो गहराई है, जो एक्चुअल इसकी डेप्थ है, वो हमें एक्चुअल दिखाई नहीं देगी। पानी के सरफेस है जहां पानी शुरू हो रहा है और कहां तक इसकी एक्चुअल जो डेप्थ है वो x है। मान लो x क्या होगी? रियल डेप्थ। x क्या कहलाएगी? इसकी रियल डेप्थ, मतलब उसकी एक्चुअल में गहराई कितनी है। अब क्या होगा, हमें इतनी गहराई नहीं दिखाई देगी, उससे गहराई क्या दिखाई देगी? कम। तो जितनी हमें दिखाई देगी वो उसकी अपैरेंट डेप्थ होगी। ठीक है, वो चीज हम देखते हैं कैसे। एक ऑब्जेक्ट है यहां पे पड़ा है पानी में, ये ऑब्जेक्ट है O। हर एक ऑब्जेक्ट हमें देगा रेज ऑफ लाइट। इसने एक रे ऑफ लाइट दी, जो रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आएगी वो तो कहां निकल जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट। जो रे ऑफ लाइट सरफेस पे, ये सरफेस है, पानी के सरफेस पे परपेंडिकुलर आएगी, मतलब बिल्कुल सीधी आएगी, वो तो कहां निकल जाएगी? बिल्कुल स्ट्रेट। ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है यहाँ पे, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो वो कहां निकल जाएगी? बिल्कुल ही स्ट्रेट, वो स्ट्रेट चलेगी। इसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या देगा? नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट। अलग अलग डायरेक्शन में ये लाइट भेज सकता है, तो ये इधर भी लाइट भेजेगा। इसने एक रे ऑफ लाइट इधर भेज दी। जैसे एक रे ऑफ लाइट इधर भेजी, ये कहां जा रही है? ये वाटर से एयर जा रही है। कल भी बताया था, वाटर से कहां जा रही है? ये एयर। तो वाटर से एयर जाने का मतलब क्या है? डेंसर टू रेयरर। तो टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल बना, इसका नॉर्मल का मतलब इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर, और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब जिस पाथ पे ये जा रही थी उस पाथ से नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हट गई। जब ये जाए डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, मतलब वाटर से एयर में जा रही है, तो कहां जाएगी? अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हट जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइम पे एक रिफ्लेक्टेड रे ये थी, ध्यान से इसको देखना। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। क्या ये दोनों इधर कहीं मिलेंगी? एक ऊपर जा रही है, एक इधर जा रही है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहीं भी आपस में कट नहीं करेंगे, दूसरे से दूर जा रही है, तो उधर तो कट करेंगे। जब तक कट नहीं करेंगे तब तक इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज कब बनेगी? जब ये कट करती हैं। तो इनको थोड़ा सा अपोजिट में एक्सटेंड करवा दिया, यहां कर दिया, इसको ना अपोजिट में एक्सटेंड करवा देंगे। यहां पे अपोजिट में एक्सटेंड करवा देंगे, जहां पे ये कट करेगी वहां क्या बनेगी? इमेज। इधर तो कट कर नहीं सकती, तो अपोजिट में हमने कट करवाया। अपोजिट में जहां कट करगी वहां इमेज बन गई। अपोजिट में जहां कट करगी वहां क्या बन गई? इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे है ऑब्जेक्ट, आपको दिखाई यहां पे देगा। एक्चुअल में ये है यहां पे, लेकिन दिखाई आपको यहां पे देगा। ये होगी उसकी एक्चुअल डेप्थ, मतलब कितनी वो डेप्थ पे एक्चुअल में है, और दिखाई आपको यहां पे देगा। तो ये जो डेप्थ होगी I तक की, दैट इज इक्वल टू y, ये अपैरेंट डेप्थ है। ये क्या है? अपैरेंट डेप्थ। समझ आ गई बात? ये रियल डेप्थ है, जितनी उसकी एक्चुअल में गहराई है वो तो रियल, जो हमें दिखाई दे रही है पानी में रिफ्लेक्शन की वजह से, दैट इज अपैरेंट डेप्थ। तो y जो बनी, y इज अपैरेंट डेप्थ। y क्या है? अपैरेंट
डेप्थ, वाई अपेरेंट डेप्थ है जो हमें दिखाई देगी। अब हमने इसमें रिलेशन ढूंढना है कि अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में क्या रिलेशन है। ये जो एंगल है ये नॉर्मली इंसिडेंट रे, ये एंगल आई बनेगा, नेम दे देता हूं ओ, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और जो जिस पे वो कट किया वो आई है। ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं उसको। अच्छा अब ये देखो इधर, ये मैथमेटिक्स में आता है भी, ये एंगल है अगर आई है तो ये भी क्या होगा, आई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको। ये अगर एंगल आई है तो ये भी क्या बनेगा, आई, ये भी आई है और ये भी एंगल क्या बनेगा, आई। समझ आ गई बात। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट, अगर ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या बनेगा, आर। ये एंगल आर था तो ये एंगल भी क्या बनेगा, आर बनेगा उसके। समझ आ रहा। अब आप इसमें ढूंढेंगे रिलेशन, ये एंगल आई था, ये भी एंगल आई बन गया, ये एंगल आ रहा तो ये एंगल भी क्या होता है, आर। ये जहां पे कट किया यहाँ पे ये एंगल आर बना। अब आपने इसमें दो ट्रायंगल लेनी है, वो ट्रायंगल कौन कौन सी हैं देख लो। एक ट्रायंगल ये बनेगी ओ ए बी, ट्रायंगल कौन सी है, ओ ए बी। तो ट्रायंगल हमने लिए सबसे पहले ट्रायंगल ओ ए बी। ट्रायंगल ओ ए बी में क्या है, साइन ऑफ आई निकालना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या निकालना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना। अब साइन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पढ़ा हुआ फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला, ये होता है साइन परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। आई जो ये एंगल है इसके सामने ये बनेगा, ये ट्रायंगल है ओ ए बी, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर बन गया, दैट इज ए बी। एंगल के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर बन गया आपके पास ए बी। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जो होता है वो ये बनेगा इसका, ये वाला ओ बी। हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, दैट इज ओ बी। साइन आई दैट इज परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई इज इक्वल टू ए बी बाय ओ बी। क्लियर। अच्छा अब अगर हम बात करें साइन आर की बात करते हैं, साइन आर ये ट्रायंगल बनेगी अब ट्रायंगल आई ए बी। ट्रायंगल आई ए बी, ट्रायंगल आई ए बी में क्या होगा, साइन आर आपने निकालना है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी बाय में आई बी, ए बी बाय में आई बी। साइन आर आपके पास आ गया, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज परपेंडिकुलर बाय में बेस, मतलब ए बी बाय में आई बी, ये बनेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बना इस ट्रायंगल का। ये इस ट्रायंगल का आई ए बी का पहले ओ ए बी ट्रायंगल थी पूरी, उसमें साइन आई निकाला, एक में साइन आर निकाला, दोनों की वैल्यू आपने निकाली। व्हेन एंगल्स आर स्मॉल, या इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला ढूंढ लो क्या होता है, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा हुआ है, यहां पे ना डेंसर टू रेयर है, रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो उल्टा हो जाएगा इसमें, वो बन जाता है साइन आर बाय साइन आई। क्या बन जाएगा, साइन आर बाय में साइन आई, उल्टा हो जाता है। वैसे तो होता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय में साइन आई, यहां बनेगा साइन आर बाय में साइन आई। क्यों बनेगा ऐसा, क्योंकि डेंसर से कहां जा रही है, रेयर, रेयर से डेंसर होती तो साइन आई बाय साइन आर होता। तो ये साइन आर की वैल्यू पुट करो, साइन आर की वैल्यू ये रही, दैट इज ए बी बाय में आई बी, साइन आर इज इक्वल टू ए बी बाय में आई बी इनटू साइन आई ये रहा। अब नीचे लिखना साइन आई तो उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे लिखना साइन आई की वैल्यू ए बी बाय में ओ बी। अब क्या आ गया, ए बी बाय में आई बी, ओ बी ऊपर जाएगा और ए बी से भी कैंसिल, तो ये क्या बचा, दैट इज ओ बी बाय में आई बी, ओ बी बाय में आई बी, मतलब ये चीज बच गई आपके पास।
एक ये ओ भी बच गया, दूसरा ये आई बी बच गया। ये दो चीजें आपके पास बच गई इसमें, ठीक है। ओ बी बाय में क्या बच गया, आई बी। अब क्या है, अगर ये एंगल स्मॉल हो, मतलब आई एंगल या आर एंगल अगर स्मॉल हो, या ध्यान देना एंगल आई स्मॉल हो या एंगल आर स्मॉल हो, तो जितना ये एंगल स्मॉल होगा ये बी उतना ही ए के क्लोज होगा। देखो ऐसे होगा, ऐसे है ये, जितना ये एंगल कम होगा ये इधर होगा, ऐसे होगा ये लाइन, तो बी इज वेरी क्लोज टू क्या होगा, ए। तो हम एंगल स्मॉल ही मान के चलते हैं, रिफ्लेक्शन में एंगल मोस्टली स्मॉल ही होते हैं, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन angles are small, when angles are small, angles अगर small होंगे तो क्या होगा उस केस में, when angles are small उस केस में क्या, देखो ये OB is approximately equal to OA। OB की जो वैल्यू है वो लगभग किस बराबर हो जाएगी, OA की। जो OB की वैल्यू है वही OA की वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट जो आई बी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ए। आई बी जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ए। आई ओ बी और ये आई बी, ओ बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए, आई बी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई ए, ठीक है, जब एंगल स्मॉल हो तो यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं इसका मतलब म्यू इक्वल्स ओ बी बन गया दैट इज ओ ए और आई बी बन गया दैट इज आई। अब ओ ए की जो वैल्यू है वो x है, रियल डेप्थ। o से a तक की जो वैल्यू है दैट इज x रियल डेप्थ। i से a तक की जो वैल्यू है वो अपैरेंट डेप्थ है, जो हमें डेप्थ दिखाई देगी। तो ये बन गया म्यू इक्वल्स x बाय में y। x है रियल डेप्थ और y है अपैरेंट डेप्थ। इट मींस म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपैरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपैरेंट डेप्थ। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बराबर होता है x बाय y। तो अगर आपको रियल डेप्थ या अपैरेंट डेप्थ में से कोई भी एक चीज पता हो तो आप दूसरी चीज कैलकुलेट कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको पता होना चाहिए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है या दोनों में से कोई एक चीज पता है, रियल डेप्थ पता है, तो अपैरेंट डेप्थ निकाल सकते हो भी कितनी डेप्थ आपको उस केस में दिखाई देगी, कितना वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। समझ आ गई बात। अगर ये कहता है मान लो पानी में कोई भी एक चीज है, पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/4 होता है, 3/4, ठीक है। पानी का अपैरेंट डेप्थ इज ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, सॉरी अपैरेंट डेप्थ आएगी 3/4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, 1.33 होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1.33। अगर मैं यहां पे y इधर ले आऊं, x y में 4/3 यहां नीचे आ जाएगा, म्यू नीचे आएगा, म्यू की वैल्यू 4/3, तो ये आ जाएगा 3/4 ऑफ x। इट मींस जो अपैरेंट डेप्थ होगी वो रियल डेप्थ का 3/4 होगा। जो अपैरेंट डेप्थ होगी वो रियल डेप्थ का क्या होगा, 3/4। ओके, मतलब जो ये चीज आ जाएगी ना ये 3/4 आ जाएगी सर अपैरेंट डेप्थ का, इतनी दिखाई देगी। अच्छा, अब अगर आप उसके में इसमें कहा जाए कि नॉर्मल शिफ्ट निकालो, मतलब कितना शिफ्ट हुआ, पहले यहां था है यहां पे तो इतना शिफ्ट हुआ ना, ये चीज क्या कहलाती है, टोटल x में से ये y क्या कर दो माइनस, मतलब रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ माइनस कर दो। रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ क्या कर दो माइनस, ये रियल डेप्थ है, इसमें से ये अपैरेंट डेप्थ क्या कर दो माइनस, तो ये बच जाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल शिफ्ट क्या है, नॉर्मल शिफ्ट होता है भी कितना आपको ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, कितना ऑब्जेक्ट ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। इतना पहले था यहां दिखाई दे रहा है, कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो x में से y को माइनस करना, उसमें क्या करोगे, x में से y क्या कर दोगे माइनस, टोटल रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ जो है वो माइनस कर दोगे। अगर इसमें भी आप देखो x कॉमन निकालो तो यहां बचेगा 1 माइनस y/x। x दोनों में कॉमन निकालिए, x दोनों में कॉमन निकालो तो क्या बचा, दैट इज 1 यहां पे माइनस y बाय में x। समझ आई बात। अच्छा, x यहां पे रहा, x हो गया रियल डेप्थ इनटू माइनस
x बाय y म्यू था तो y बाय x 1 बाय म्यू हो जाएगा, ये माइनस 1 बाय म्यू हो जाएगा। तो ये नॉर्मल शिफ्ट निकालने का ये भी फॉर्मूला आ गया, रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। x कॉमन निकाला यहां से 1 बचा, यहां से y बाय x, y बाय x क्या था, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है x बाय y, तो y बाय x क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो गया, वो 1 बाय म्यू बन गया, तो x इज इक्वल टू आ गया दैट इज 1 माइनस 1 बाय म्यू, 1 माइनस 1 बाय म्यू। तो ये आपके पास बचा, आपके पास नॉर्मल शिफ्ट, मतलब इमेज कितना ऊपर शिफ्ट होगी, ये चीज हमने कैलकुलेट की इसमें, समझ आ गया। तो ये कांसेप्ट था हमारा कि रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ, मतलब कितनी उसकी एक्चुअल डेप्थ होती है और कितनी डेप्थ हमें उस केस में दिखाई देगी, वो चीज हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ आ गया। इसके बाद जो कांसेप्ट है हमारा वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कॉन्सेप्ट है इसके बाद दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, शॉर्ट में इसको कहते हैं TIR। T का मतलब टोटल, I का मतलब इंटरनल और R का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखो कि लाइट का टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाना, इसके लिए क्या है, एक सरफेस है यहाँ पे, इसके नीचे वाटर है या कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, एयर भी होनी चाहिए, कुछ बाकी कोई भी मीडियम हो सकता है, इसके नीचे यहाँ ऊपर एयर है, नीचे जो है वो वाटर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है O। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम। टू कंडीशन होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। फर्स्ट कंडीशन है ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम, ऑब्जेक्ट जो है वो डेंसर मीडियम में होना चाहिए, पहली कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट किसमें होना चाहिए, डेंसर मीडियम में होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है डेंसर मीडियम में, अब ध्यान से देखते जाना इसमें, इससे फर्स्ट रे परपेंडिकुलर जाएगी, इससे फर्स्ट रे क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर, सीधी निकल जाती है परपेंडिकुलर वाली। अगर कुछ एंगल पे है, ये कुछ रे अब सेकंड रे इसमें छोड़िए, कुछ एंगल पे है, ये नॉर्मल, ये जा रही है डेंसर टू रेयर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये वाला जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेंसर टू रेयर जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल वे, इधर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ऐसा ही होगा ये। अब अगर और ज्यादा एंगल पे जाए यहां पे गई, इसका नॉर्मल ये बनेगा, तो यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो इस एंगल से ज्यादा होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हुआ, समझ आ गई बात। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा उस केस में, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा। अब रे ऐसे झुक रही है ना, देखो ऐसे झुक रही है नीचे की तरफ, तो रे ऐसे हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के पैरेलल हो जाएगी। एक ऐसे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू आएगी जब रिफ्रैक्टेड रे जो है वो बिल्कुल सरफेस के पैरेलल हो जाएगी, मतलब ये सरफेस के बिल्कुल पैरेलल होगी ऐसे, तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए 90, ठीक है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इफ r is equal to 90, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए देन उस टाइम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसको c लिखते हैं, c इज क्रिटिकल एंगल। c को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसको बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल उस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को बोलते हैं जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, मतलब रिफ्लेक्टेड रे सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाए।
रिफ्लेक्टेड रे सरफेस पे क्या हो जाए, बिल्कुल पैरेलल हो जाए, तो उस टाइम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो तो अगर इसके बाद भी हम रे लेके जाएं, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होगा। अब देखो, अब जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो इससे ज्यादा होगा कि कम होगा? वो इससे ज्यादा ही होगा, आगे है ना इससे। तो अब जो आई है इससे क्या होगा, इस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हमने क्रिटिकल एंगल बोला है। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए तो उस टाइम का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, लाइट ऐसे जा रही है ना, बाहर वाली रे ऐसे धीरे धीरे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो अब एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो अंदर मुड़ जाएगी। ये कहां मुड़ जाएगी? अंदर। तो अब लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लाइट जो है वो सेम मीडियम में क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी सेकंड कंडीशन है आई मस्ट बी ग्रेटर देन सी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब जितनी टोटल रे आ रही है वो सारी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। वो कब हो पाएगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो? ज्यादा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो? ज्यादा होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। अदरवाइज दो कंडीशन है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन डेंसर मीडियम और सेकंड है एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये दोनों कंडीशंस होंगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनटू द डेंसर मीडियम। लाइट का रिफ्लेक्शन होना डेंसर मीडियम में व्हेन इंटरफेस फ्रॉम द डेंसर मीडियम रेयर। कहां से? जो एक इंटरफेस होता है सरफेस, रेयर और डेंसर मीडियम का जो इंटरफेस है, जब वो लाइट को वापस डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन इसकी हैं। पहली कंडीशन है लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लाइट डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। लाइट कहां जानी चाहिए? डेंसर टू रेयर। और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल कब होता है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाए, उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? क्रिटिकल एंगल। तो ये हमारा टॉपिक था, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।